नमः। स्वागत है आप सभी का समास के भाग 3 में। भाग 3 में इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, भाग 1 में समास का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और तत्पुरुष समास, उसके बाद अव्ययी भाव समास भाग 1 में। भाग 2 में आप तत्पुरुष समास और उनके प्रकार के बारे में। अब आगे हम लोग चलेंगे अगले समास के भाग की ओर। तो भाग 3 में क्या पढ़ना है आपको, समास का तीसरा प्रकार जो है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। क्या होता है, ध्यान से समझिए। ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। अव्ययी भाव में प्रथम पद पहला पद प्रधान हो, उसके बाद तत्पुरुष में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान हो और कारक चिन्ह का लोप हो जाए। और इसमें क्या है कि दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर क्या, तो और, एवं, या, अथवा ये सभी लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसका आगे एक ट्रिक भी बताएंगे आप लोग को हम, बहुत आसान है। तो यहां देखिए ध्यान से, नदी नाले, इसका विग्रह करने पर क्या होगा, तो नदी और नाले, नदी और नाले। ठीक है, भला बुरा, भला या बुरा, तो वही बताया मैंने, द्वंद्व समास ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। देखिए नदी भी प्रधान है और नाला भी प्रधान है, नहीं, ये दोनों पद प्रधान है, प्रथम पद भी और उत्तर पद भी, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसी को हम कहते हैं द्वंद्व समास। और मैंने कहा कि विग्रह करने के बाद क्या क्या, तो एवं, या, अथवा, और ये सभी क्या होते हैं, आते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे आपके द्वंद्व समास। इसका एक ट्रिक है, पहचान है कि दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह, अंग्रेजी में हाइफन, क्या कहते हैं, हाइफन, डैश का छोटका भाई, डैश का छोटका भाई, डैश हो गया बड़का भाई, ऐसी का छोटका भाई हो गया हाइफन। देखिए यहां बीच में जिस किसी भी दो शब्दों के बीच ये हाइफन लगा रहे, एकदम याद कर लीजिए कि वह कौन सा द्वंद्व समास ही होगा। एकदम खट से पकड़ लेना है, कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला है आपका चौथा समास का प्रकार बहुव्रीहि समास। तो ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान न हो, कोई पद प्रधान न हो। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, या, तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है। दोनों पद मिलकर किसके, तो तीसरे पद की ओर संकेत करे। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं आपको, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है, दूसरा में तत्पुरुष में क्या होता है, तो दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तीसरा आपका पढ़े द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास में क्या होगा, तो दोनों पद प्रधान होगा, समझ गए, पहला पद भी और उत्तर पद भी। उसके बाद है बहुव्रीहि, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर पेट, उदर मतलब क्या, पेट है ना, लंबा है उदर जिनका, अर्थात कौन, गणेश जी, लड्डू के प्रेमी है ना, गणेश जी, सब लोग जानते होंगे, श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपतिये नमो नमः, सब लोग जानते हैं ना। तो लंबा है उदर जिनका, पेट जिनका बड़ा है, वो कौन है, गणेश जी। आजकल तो आप लोग का भी पेट बड़ा बड़ा हो गया है, खूब खाए हैं लॉकडाउन में बैठ करके आप लोग, है ना। अगला है महावीर, महावीर, महान वीर है जो, महान जो वीर है, वीरों में महान है जो, अर्थात हनुमान जी। कौन, हनुमान जी, सब लोग जानते होंगे हनुमान जी को, नहीं। पहचान क्या है, तो समस्त पद का विग्रह करने पर तीसरा पद प्रकट होता है। जब विग्रह करेंगे ना आप समस्त पद का, तो तीसरा पद क्या होता है, निकल करके सामने आ जाता है। जैसे लंबोदर का, इसका विग्रह किए, लंब है उदर जिनका, अर्थात तीसरा पद निकल करके सामने कौन आ गए, गणेश जी। दर्शन प्राप्त हुआ या नहीं हुआ गणेश जी का, नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अभी टाइम है आप लोगों में। महान है वीर जो, अर्थात हनुमान जी, है ना, इत्यादि। ये सभी क्या हो गए आपके बहुव्रीहि समास। चलिए अब समास के 5वें प्रकार की ओर हम लोग चलेंगे। कौन सा, तो द्विगु समास। द्विगु समास ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो।
जिसका पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक, संख्या का बोध कराए, है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा, चौ मतलब क्या, चार, त्रि मतलब क्या, तीन, द्वि मतलब क्या, दो, समझ गए ना, पंच मतलब क्या, पांच, षट मतलब क्या, 6, सप्त मतलब क्या, 7, अष्ट मतलब 8, नव मतलब 9। इस तरह से 4 राहों का समूह है, इसका विग्रह करेंगे चौराहा का, 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा। उसी प्रकार से तिरंगा, 3 रंगों का समूह, उसको कहते हैं तिरंगा। तो जब संख्यावाचक विशेषण संख्या के द्वारा जब किसी शब्दों का विशेषता बतलाया जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। यहां पे पहचान क्या है कि जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, संख्या भी हो, संख्या को सूचित करे और किसी की संख्या के द्वारा विशेषता बतला दे। समझ गए। और छठा है आपका समास का कौन सा प्रकार, तो ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष से संबंध हो, विशेषण विशेष से संबंध हो, ठीक है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कमल नयन, कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, इसका विग्रह कीजिएगा, कमल के समान नयन। तो ये क्या, कमल क्या करता है, इस नयन की विशेषता बतला रहा है, विशेषण विशेष से संबंध हो। विशेषण विशेष से समझते हैं कि नहीं समझते हैं, जिस शब्द के द्वारा हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वह विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह क्या हो गया, विशेष्य हो गया। क्या हो गया, विशेष्य हो गया। आगे हम विशेषण चैप्टर लेकर के आएंगे तो वहां पे इस चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे, विशेषण वाले में, एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे तब। नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है जो, कंठ है जो, है ना, जो कंठ। अब यहां पे इसका विग्रह करने पर दोनों पदे के बीच है जो, के समान इत्यादि आते हैं तो क्या कहलाएंगे, कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए कर्मधारय, एक मैं आपको बात बता रहा हूं यहां पे, कर्मधारय और बहुव्रीहि में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ अर्थात, है ना, शंकर जी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो लेकर के मैं और आऊंगा आपका समास में, जो काफी सुपर वीडियो होगा आपके लिए, सुपर होगा एकदम, जिसमें आप कंफ्यूजन जो आपको होता है कर्मधारय बहुव्रीहि में, द्विगु और कर्मधारय में, इन सब में जो कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन ना आपका हम दूर कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना आप लोग समझ गए। चलिए, तो ये था आपका समास का तीसरा भाग जो हो गया फाइनल, और समास आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। कुछ वीडियो इस पे मैं और लेकर के आऊंगा जो मैंने बताया आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आइए, ये मोटिवेशनल क्वाइट्स, बड़ा ही अच्छा क्वाइट्स है, ये बहुत ही अच्छा कथन है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है श्लोक में कि आलस्यम, आलस्यम ही मनुष्यानाम, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, आलस्य होता है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, आलस्य होता है। समझ गए, व्यक्ति का परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र होता है। सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य, आलस्य जिस मनुष्य के अंदर रहेगा ना वो आगे नहीं बढ़ सकता, और परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र होता है। खूब परिश्रम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, है ना, क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है तो वह दुखी नहीं होता है। आप परिश्रम करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप दुखी नहीं है, हमेशा खुश रहिएगा, बिंदास एकदम, चेहरे पर खिलखिलाहट रहेगी आपकी, हमेशा खुश रहता है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग फिर अगले भाग को लेकर के। इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में और भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो हम लेकर के हम आएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।